भारतीय सेना को जल्द ही एक बहुत ही मजबूत लड़ाकू विमान मिलने वाला है। इसके पहले प्रोटोटाइप के जल्द ही पूरी तरह से तैयार होने की बात कही जा रही है और ये 2028 में टेस्टिंग के लिए भी तैयार हो जाएगा। बताया जा रहा है कि डीआरडीओ द्वारा पूरी तरह से तैयार किया जा रहा पहला प्रोटोटाइप एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 2028 तक तैयार हो जाएगा। इंडिया टुडे ग्रुप को रक्षा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसके डिजाइन पर भी काफी तेजी से काम किया जा रहा है। इस विमान के बारे में कहा जा रहा है कि यह भारत में अब तक बना सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान साबित होगा। रिसर्च एजेंसियां भी इसे लगातार बेहतर करने पर नजर बनाए हुए हैं। ये 5.5 जनरेशन का प्लेन होगा और बताया जा रहा है कि इसका वजन 27 टन होगा। इसके अलावा ये भारतीय वायुसेना के लिए पहला ऐसा विमान होगा जो स्टील प्लेन की तरह होगा, जो सभी तरह की आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इस संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक भी लगातार आयोजित की जा रही है, जो भारतीय वायुसेना और डीआरडीओ एक दूसरे के साथ मिलकर कर रहे हैं ताकि विमान विकास परियोजना पर बहुत अच्छे से काम किया जा सके। इसके अलावा जिस तरह से LCA मार्क 2 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का विकास किया जा रहा है, एक बहुत ही भारतीय वायुसेना को तेजी से उत्पादन से बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि LCA मार्क 2 का उत्पादन 2029 तक शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एडवांस्ड LCA मार्केट के प्रोटोटाइप का समय, जिसमें कई प्रकार के घटक और भारतीय स्वदेशी निर्मित हथियार और सेंसर होंगे, 2026 तक तैयार होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन 2029 तक किया जाएगा, जबकि प्रोटोटाइप उड़ान 2026 में तैयार हो जाएगा। बताया जा रहा है कि 5वीं पीढ़ी LCA का एडवांस्ड मीडियम एयरक्राफ्ट 2035 तक भारत में बनना शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि LCA मार्क 2 तेजस फाइटर जेट का अपग्रेडेड वर्जन है और मार्क 2 तेजस से थोड़ा भारी बताया जा रहा है और एक बहुत ही अच्छा एडवांस्ड एयरक्राफ्ट होगा जिसमें सभी तरह के स्वदेशी हथियार लगाने की सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि यह LCA मार्केट एयरक्राफ्ट एक एडवांस्ड और मजबूत इंजन पर पूरी तरह से बनाया जाएगा, जबकि तेजस मार्क 1 AGEF 404 इंजन से लैस होगा। बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 1A तैनात किया जाएगा। स्क्वाड्रन होगा जो पाकिस्तानी सीमा पर तैनात किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसे नाल एयरबेस के पास तैनात करने की तैयारी चल रही है। इसके निर्माण की बात करें तो 83 विमानों के निर्माण का बड़ा ऑर्डर जारी किया गया है और यह संख्या 180 तक पहुंच जाएगी। बताया जा रहा है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने अब तक 97 ऐसे लड़ाकू विमानों को मंजूरी दे दी है। ये देखना बाकी है कि जिस तरह से भारत अपने एडवांस्ड एयरक्राफ्ट पर लगातार काम कर रहा है, अगर यह समय पर हासिल हो जाता है तो भारत की एयर पावर में जबरदस्त इजाफा होगा। हम एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर एक अपडेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि भारतीय सरकार इस परियोजना का नेतृत्व एक निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा भारत में करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ रही है ताकि HAL पर पहले से ही कई परियोजनाओं का बोझ कम हो सके। इस प्रयास में भारतीय सरकार ने पहले एक निजी क्षेत्र की कंपनी को अपने अधीन करने का प्रयास किया। निजी क्षेत्र की कंपनियों को इस परियोजना का नेतृत्व करना चाहिए। कुछ बातचीत के बाद उन्हें बताया गया कि विमान बनाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा बहुत महंगा है और यह बुनियादी ढांचा पहले से ही HAL के पास उपलब्ध है। इस प्रतिक्रिया को सुनने के बाद भारत सरकार ने एक विशेष प्रयोजन वाहन का प्रस्ताव दिया, जहां निजी क्षेत्र की कंपनियों को DDRO से डिजाइन लेना था, भारत सरकार से धन लेना था और HAL की सुविधाओं का उपयोग करके ये प्रोटोटाइप बनाना था। लेकिन इसके बावजूद जब भारत सरकार को किसी भी तरह का ट्रैक्शन नहीं मिला, भारत सरकार ने निर्णय लिया कि इन सभी प्रयासों को रोक दिया जाएगा और आकाश के प्रोटोटाइप केवल HAL की मदद से ही बनाए जाएंगे। हालांकि इस निर्णय के बाद भारत की कुछ निजी क्षेत्र की कंपनियों ने भारत सरकार से संपर्क किया और कहा कि वे इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहती हैं और भारत सरकार को उन्हें इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर देना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि HAL के किट्टी में पहले से उपलब्ध परियोजनाओं के प्रकार को ध्यान में रखते हुए HAL पहले से ही बहुत अधिक फैला हुआ है। अगर कोई दूसरी कंपनी इस रणनीतिक परियोजना का नेतृत्व करती है तो HAL पर दबाव कम होगा और अन्य परियोजनाओं की समय सीमा प्रभावित नहीं होगी। लेकिन इस पूरे अभ्यास के कारण ये परियोजना पहले ही 3.5 साल से विलंबित हो चुकी है और हम सभी जानते हैं कि यह परियोजना भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण का उपयोग किया जा रहा है, जहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ 2 विकास सह उत्पादन भागीदारों का उपयोग किया जाएगा, यानी DRDO डिजाइन 2 भागीदारों को दिया जाएगा, एक HAL और दूसरा यह निजी क्षेत्र की कंपनी। अब अगर निजी क्षेत्र की कंपनी समय पर प्रोटोटाइप बनाती है तो चीजें आगे बढ़ेंगी और अगर वे फिर से अनिच्छा दिखाते हैं तो वे प्रोटोटाइप सरल HAL द्वारा ही बनते रहेंगे, जिसका मतलब है कि किसी भी स्थिति में परियोजना में कोई देरी नहीं होगी। और यहाँ 2 अलग अलग प्रकार के विक्रेता का मतलब है कि HAL पर चीजें जल्दी करने का दबाव होगा और दूसरे निजी क्षेत्र की कंपनी पर भी दबाव होगा। भारत सरकार के पास अन्य विकल्प हैं और आप यहाँ हाथ नहीं मरोड़ सकते। ऐसा नहीं है कि हमने इस मॉडल को पहले इस्तेमाल नहीं देखा है।
ये डीआरडीओ का आजमाया हुआ और परखा हुआ फॉर्मूला है और ये पहले काम कर चुका है। ताकाल के मामले में डीआरडीओ द्वारा टाटा को दिया गया डिजाइन टाटा के लिए भी पालन किया जा रहा है और यह डिजाइन डीआरडीओ द्वारा एएल के साथ साथ एक अन्य निजी क्षेत्र की कंपनी को भी दिया जाएगा। दोनों ही प्रोटोटाइप विकसित करेंगे और फिर ये प्रोटोटाइप भारतीय वाइस आर्मी को परीक्षण के लिए जाएंगे। देखिए, आम आदमी को 2 चरणों में बनाया जाएगा। देखिए, आम का 2 चरणों में बनाया जाएगा। पहले चरण में 40 विमान बनाए जाएंगे जिनमें GF414 इंजन का उपयोग किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि चरण 2 में 80 विमान बनाए जाएंगे जिनमें स्वदेशी एएस इंजन का उपयोग किया जाएगा। भारत सफरान के साथ मिलकर स्वदेशी एएस इंजन बनाने जा रहा है और उसके अनुसार हम कुल 120 आमका को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर 2 कंपनियां एक साथ आमका बनाती हैं, तो नए रक्षा खरीद प्रक्रिया के अनुसार जो कंपनी सबसे कम कोट करती है यानी 111 घोषित की जाएगी, उसे 72 विमानों का ऑर्डर मिलेगा और अगर 12 पक्षों से सहमति है तो कंपनी को 72 विमानों का ऑर्डर मिलेगा। बताया जा रहा है कि अगर वे 11 का मूल्य बनाए रखते हैं तो उन्हें शेष 40 विमानों का ऑर्डर भी मिल सकता है, यानी 48 विमानों का ऑर्डर। ऐसी स्थिति में कोई निजी क्षेत्र की कंपनी आगे आएगी या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अगर हम भारत सरकार के दृष्टिकोण की बात करें तो उनके तरफ से इसे शुरू से ही बनाने का प्रयास किया गया है। हालांकि यह कितना प्रभावी होगा यह अभी नहीं कहा जा सकता। नए समय सीमा के अनुसार अगर यह पूरी प्रक्रिया जारी रहती है तो आमका की पहली उड़ान वर्ष 2028 में हो सकती है। हालांकि प्रारंभिक योजना के अनुसार आमका की पहली उड़ान 2029 में होगी। उड़ान 2026 में होनी थी, लेकिन हम पहले ही 35 साल बर्बाद कर चुके हैं और उसके अनुसार अगर इसकी पहली उड़ान 2028 में होती है तो मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत हैरान हो जाऊंगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए डीआरडीओ, एचएएल और इस निजी क्षेत्र की कंपनी को चीजों को और आगे बढ़ाना होगा। उम्मीद है कि आपने यहाँ चीजों को बेहतर समझ लिया है। इसके साथ ही हम आज के वीडियो में ये सब रखते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।